कहते हैं घर ईंटों से नहीं औरत के किरदार से बसता है, और जब उसी घर की छत बेवफाई से टपकने लगे तो सिर्फ दीवारें नहीं पूरी नस्लें टूट जाया करती है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी माँ खूबसूरत तो बहुत थी, मगर उसके फैसलों ने अपनी ही बेटी की जिंदगी को अंधेरों में धकेल दिया। एक बाप जिसने मोहब्बत में माँ की नसीहत ठुकरा दी, एक माँ जिसे अपना सिंगार तो याद रहा मगर बच्चों की भूख याद ना रही, और एक बेटी जो बचपन से ही रिश्तों की लाशें उठाती रही। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसे सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान की असली खूबसूरती चेहरे में नहीं बल्कि उसकी परवरिश और उसके किरदार में होती है। दादी माँ ने लाख समझाया था कि समीरा से शादी मत करो, लेकिन राघव ने उनकी एक ना सुनी। बाद में जब शादी के कुछ साल बीते और पत्नी का असली स्वभाव धीरे धीरे सामने आने लगा, तब दादी अक्सर अफसोस भरे लहजे में कहा करती थी, मैंने पहले ही समझाया था बेटा, पत्नी हो खानदानी चाहे हो कानी, लेकिन तुमने उस वक्त मेरी बात नहीं मानी। दरअसल राघव जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी उसी दिन हार गए थे जिस दिन उन्होंने दिल की सुनी और खानदान की परवाह नहीं की। जब उन्होंने पहली बार दादी से कहा कि वो समीरा से शादी करना चाहते हैं, तो दादी बेटे की खुशी के लिए उसका रिश्ता देखने उसके घर चली गई, लेकिन वहां का माहौल देखकर उनका दिल बैठ गया। घर लौटते ही उन्होंने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा लड़की बेशक बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे उनके घर का तौर तरीका किसी भी तरह पसंद नहीं आया। ये सुनकर राघव हैरान रह गए और बोले, माँ जी खुलकर बताइए, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? दादी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा मैं ये कहना चाहती हूँ कि समीरा और उसकी बहन ऊपर से तो बहुत सलीकेदार लग रही थी। दोनों ने साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहने हुए थे, बाल भी करीना की तरह संवारे हुए थे, लेकिन घर का हाल बिल्कुल उल्टा था। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, किसी चीज की कोई जगह तय नहीं थी। रसोई गंदी पड़ी थी और एक कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाजें आ रही थी। इतना ही नहीं, उसकी एक मौसी और 2 बड़ी बहनों का तलाक भी हो चुका है, जबकि उसकी बुआ ने भी अपने पति पर तलाक का मुकदमा कर रखा है, सिर्फ इसलिए कि वो उसे रोज शाम बाहर खाना खिलाने नहीं ले जाता। जब उन्होंने मुझे चाय दी तो हलवा खुला पड़ा था और उस पर मक्खियां बिनबिना रही थी। फलों का भी वही हाल था, जैसे ठीक से धोए तक न गए हों। यहाँ तक कि जिस गिलास में मुझे पानी दिया गया उसमें से बदबू आ रही थी। बेटा तुम ऐसे घर में रिश्ता करने जा रहे हो जहाँ की औरतों को मेहमान की खातिरदारी का भी सलीका नहीं है। दादी की बात सुनकर राघव हल्का सा मुस्कुराए और बोले, अरे माँ आप भी किस जमाने की बातें करती हैं? जब समीरा हमारे घर आएगी तो हमारे तौर तरीके खुद सीख जाएगी। वे लोग गरीब जरूर हैं लेकिन बुरे नहीं हैं। दादी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा मैं गरीबी की बात नहीं कर रही, हम खुद भी कोई बड़े मालदार लोग नहीं हैं। भगवान का दिया खा पी रहे हैं, बस इतना ही काफी है। बात दौलत की नहीं है, अच्छे खानदान की है, और अच्छे खानदान से मेरा मतलब उन लोगों से है जिनके पास अच्छे संस्कार हो, जो रिश्तों की कद्र करना जानते हो। राघव ने बात को हल्का करते हुए कहा, बस इतनी सी बात है माँ। दादी तुरंत बोली, नादान हो तुम बेटा, ये इतनी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। फिर उस पूरे परिवार में कोई ढंग से पढ़ा लिखा भी नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा, लड़कियां अपनी माँ से तू तड़ाक से बात कर रही थी। और सुनो, समीरा के मामा की 2 बेटियों ने भी घर वालों की मर्जी के बिना कोर्ट मैरिज की है। अब राघव कुछ झुंझलाकर बोले, अच्छा माँ एक बात बताइए, आपको ये सारी जानकारी मिली कहाँ से? दादी ने जवाब दिया, उनकी एक पड़ोसन से। रिश्ता देखने जाने से एक दिन पहले मेरी उससे मुलाकात हुई थी। उसी ने मुझे उनके घर परिवार के बारे में बहुत कुछ बताया। ये सुनकर राघव हल्का सा मुस्कुराए और बोले, कमाल है माँ जी, आपने तो पूरी तहकीकात कर डाली, लेकिन आपकी सारी मेहनत बेकार गई, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है शादी करूंगा तो सिर्फ समीरा से।
दादी समझ चुकी थी कि अब बेटा किसी की बात सुनने वाला नहीं है। वो उससे बहुत प्यार करती थी और उसकी खुशी के आगे अपनी सारी चिंताएं दबा देती थी। आखिरकार उन्होंने अपने मन के सारे डर दिल में ही रख लिए और बेटे की खुशी के लिए समीरा को अपने घर की बहू बनाकर ले आई। समीरा वाकई बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि मोहल्ले की जो भी औरत उसे देखने आती उसकी सूरत देखकर खुश हो जाती और दादी से कहती, बहन जी आप तो सचमुच बहुत खुशकिस्मत है, ऐसी सुंदर बहू हर किसी को कहाँ मिलती है। लेकिन उस वक्त शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था और अभी किसी ने उसके असली स्वभाव को नहीं देखा था। आखिर इंसान की आदतें और उसके गुण दोष कुछ दिनों में नहीं बल्कि वक्त के साथ सामने आते हैं। जब उसके तौर तरीकों से रोज सामना होता है और उसका असर पूरे घर पर पड़ने लगता है। शुरुआत में समीरा ने भी अपने ऊपर संस्कार और तमीज का ऐसा लिबादा ओढ़ रखा था कि कोई उसकी हकीकत का अंदाजा नहीं लगा सकता था। वो दादा दादी से अदब से बात करती, उनकी इज्जत करती, लेकिन घर के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती थी। तब दादी यही कहकर बात टाल देती, कोई बात नहीं, अभी नई नई है, दुल्हन है, धीरे धीरे घर संभालना सीख जाएगी, आखिर ये घर अब इसका भी तो है। मगर दिन बीतते गए और हालात वही रहे। बूढ़ी होने के बावजूद दादी अकेले पूरे घर का काम करती, खाना बनाती, फिर ट्रे में सजाकर बहू के सामने रखाती। समीरा आराम से खाती पीती और बर्तन वहीं छोड़ देती, जबकि दादी खुद जाकर उसके झूठे बर्तन उठाकर रसोई में ले जाती। देखते ही देखते 4 साल गुजर गए, लेकिन कुछ नहीं बदला। एक दिन राघव ने आखिर अपनी पत्नी से कहा, समीरा मेरी माँ अब बूढ़ी हो चुकी है, उनकी उम्र 65 साल से भी ऊपर है, वो अकेले पूरे घर और रसोई का काम संभालती है, तुम्हें भी उनका थोड़ा हाथ बांटना चाहिए। बस इतना सुनना था कि दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बात बढ़ती देख राघव ने झगड़ा खत्म करने के लिए खुद ही खामोशी अपना ली। कुछ देर बाद वो बिना कुछ कहे ऑफिस के लिए निकल गया, जबकि दादी हमेशा की तरह चुपचाप घर के कामों में लगी रही। समय बीतने के साथ दादी की तबीयत खराब रहने लगी। राघव ने उनकी परेशानी कम करने के लिए घर में एक नौकरानी रख ली, ताकि बूढ़ी माँ के कांधों से काम का कुछ बोझ उतर सके, क्योंकि समीरा को घर गृहस्थी से कोई खास मतलब नहीं था। उसका ज्यादातर समय टीवी देखने या अपने मायके वालों से घंटों बात करने में गुजर जाता था। उस समय मेरी उम्र करीब 6 साल थी और मेरी छोटी बहन 4 साल की। हमारी देखभाल ज्यादातर बुआ किया करती थी, लेकिन कुछ समय बाद उनकी भी शादी हो गई। अब दादी अकेली पड़ गई थी और उम्र के इस पड़ाव पर उनसे पहले की तरह काम नहीं हो पाता था। दादाजी सदर बाजार में कपड़ों का कारोबार करते थे। आमदनी ठीक ठाक थी, घर में दौलत की भरमार तो नहीं थी, लेकिन किसी चीज की कमी भी नहीं थी। जिंदगी सुकून से गुजर रही थी, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बीमारी से लड़ने के बाद दादी इस दुनिया से चली गई और उनके जाने का दुख अभी घर वाले सह भी ना पाए थे कि कुछ समय बाद दादाजी भी चल बसे। अब पूरे कारोबार की जिम्मेदारी राघव के कांधों पर आ गई। वो सुबह घर से निकलते और देर रात थके हारे लौटते। दूसरी तरफ समीरा की दुनिया बिल्कुल अलग थी। उसे महंगे कपड़ों और नए नए डिजाइन के जोड़ों का बेहद शौक था। उसकी ख्वाहिश होती कि वो हर दिन नया लिबास पहने। वो अक्सर दुकान पर जाकर कीमती कपड़े चुनती, उन्हें महंगे दर्जियों से सिलवाती और 2-4 बार पहनने के बाद अपनी बहनों को दे आती। हर महीने राघव की कमाई का बड़ा हिस्सा इसी शौक में खर्च हो जाता था। दादी के बाद छोटी बुआ ने कुछ समय तक घर और रसोई संभाली, लेकिन उनकी शादी होते ही सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर डाल दी गई। मैं उम्र में छोटी थी, लेकिन घर की बड़ी औरत की तरह काम करने लगी। तभी एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हमारी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। बाजार में भीषण आग लग गई। कई दुकानें उसकी चपेट में आ गई और उन्हीं में राघव की कपड़ों की दुकान भी थी। देखते ही देखते लाखों का माल राख बन गया। वर्षों की मेहनत कुछ ही घंटों में जलकर खत्म हो गई और एक ही झटके में हमारे घर की आर्थिक हालत बुरी तरह टूट गई। दुकान जलने के बाद राघव कई दिनों तक गहरे सदमे में रहे। बरसों की मेहनत उनकी आंखों के सामने राख बन चुकी थी। लेकिन जब घर में भूखे रहने की नौबत आने लगी तो उन्होंने अपनी टूट चुकी किस्मत को कोसने की बजाय मेहनत का रास्ता चुना। मजबूरन उसी बाजार में एक परिचित की दुकान पर सेल्समैन की नौकरी कर ली। अब आमदनी पहले जैसी नहीं रही थी,
खर्चे बढ़ गए थे और समीरा को ना तो बचत करना आता था और ना ही हालात के हिसाब से खुद को बदलना। इसी वजह से घर में अक्सर झगड़े होने लगे। कई बार ऐसा होता कि हम बच्चों को भूखा सोना पड़ता, लेकिन समीरा खुद भूखी नहीं रह सकती थी। घर में अगर सिर्फ आलू की सब्जी बनी होती या थोड़ा बहुत खाना मौजूद होता तो वो पड़ोस से उधार लेकर अपने लिए कुछ और मंगा लेती और खुद खा लेती। कई बार तो घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। हम भाई बहन भूखे बैठे रहते, लेकिन वो किसी रिश्तेदार या जान पहचान वाले के घर चली जाती और पेट भरकर वापस आती। उन दिनों में अक्सर सोचती थी कि क्या सचमुच एक माँ ऐसी भी हो सकती है। राघव को हमारी तकलीफों का एहसास था। वो अपनी थकान के बावजूद कभी हमारा काम कर देते, कभी हमें समझाते और कभी चुपचाप हमारी जरूरतें पूरी करने की कोशिश करते। लेकिन उनकी कमाई और मजबूरियां दोनों सीमित थी। जब मैंने 8वीं कक्षा के इम्तिहान दिए तो मेरी पढ़ाई भी छीन ली गई। समीरा ने साफ कह दिया, अब मुझसे घर का काम नहीं होता, इसलिए तुम्हें स्कूल छोड़ना होगा। जबकि सच्चाई ये थी कि घर का लगभग सारा काम तो मैं पहले से ही करती थी। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए थे, उस उम्र में मेरे हाथों में झाड़ू, बर्तन और कपड़े थे। खेल कूद, हंसी और बेफिक्री के जो दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन होने चाहिए थे, उन्हें मेरी माँ ने घर के कामों की भट्टी में झोंक दिया था। मेरा बचपन धीरे धीरे जिम्मेदारियों के बोझ तले दम तोड़ रहा था। समीरा बेशक बेहद खूबसूरत थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो 3 बच्चों की माँ है। उसका चेहरा हमेशा खिला रहता। वो अपने पहनावे और साज सज्जा का खास ख्याल रखती थी। शायद उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड भी था। वो घंटों आईने के सामने बैठी रहती, कभी बाल संवारती, कभी मेकअप करती और कभी नए कपड़ों की बातें करती। उसे अपने रूप की चिंता थी, लेकिन अपने बच्चों की नहीं। उधर मोहल्ले की लड़कियां अक्सर मुझसे कहती, आराध्या तुम तो अपनी माँ से भी ज्यादा खूबसूरत हो। कभी फुर्सत मिले तो अपने बाल संवार कर खुद को आईने में देखना। लेकिन मुझे आईने में खुद को देखने की फुर्सत कहाँ थी। मैं तो बहुत छोटी उम्र में ही जिंदगी के बोझ तले बड़ी हो चुकी थी। समीरा की एक आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे हर समय इधर उधर घूमना और लोगों के घरों में बैठकर बातें करना अच्छा लगता था। मोहल्ले की रिश्तेदारों की और दुनिया जहन की हर खबर उसे मालूम होती थी। लेकिन अगर किसी की खबर नहीं थी तो अपने ही घर और अपने परिवार की। राघव रोज सुबह काम पर निकल जाते और देर शाम को लौटते। यही उनकी दिनचर्या थी। उधर समीरा नाश्ता करते ही किसी न किसी रिश्तेदार के घर चली जाती। मेरे भाई बहन स्कूल चले जाते, छोटी बहन सो जाती और मैं घर के कामों में जुट जाती। इसी तरह दिन, महीने और साल गुजरते गए और देखते ही देखते मैं 16 साल की हो गई। अब मोहल्ले की लड़कियां पहले से भी ज्यादा मेरी तारीफ करती। कोई कहती, आराध्या तुम तो चौधरी का चांद जैसी हो, तो कोई कहती इतनी खूबसूरती हर किसी को नहीं मिलती। लेकिन मैं उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं देती थी। उन्हीं लड़कियों में मेरी एक खास सहेली थी जिसका नाम नैना था। वो मेरी राजदार भी थी और मेरे दुखों की साथी भी। मैं अपने दिल की हर बात उससे कह दिया करती थी। वो हमेशा मुझे हिम्मत देती और कहती, आराध्या इतना दुखी मत हुआ कर। देखना एक दिन कोई राजकुमार आएगा और तुझे इस सारी परेशानी से दूर ले जाएगा। मैं उसकी बात सुनकर बस मुस्कुरा देती और मजाक में टाल देती। एक दिन मैं घर में अकेली थी और आंगन में कपड़े धो रही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मुझे लगा शायद समीरा लौट आई है। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी नौजवान खड़ा था। उसने आते ही पूछा, समीरा जी घर पर हैं? मैंने जवाब दिया, नहीं अभी घर पर नहीं है। मेरे मुंह से इतना निकलना ही था कि तभी पड़ोस की तरफ से समीरा आती दिखाई दी। उसने उस नौजवान को देखते ही मुस्कुराकर घर के अंदर बुला लिया और फिर मेरी तरफ देखकर बोली, क्या देख रही है? जा जल्दी से चाय बना कर ला। मैंने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी चुपचाप रसोई में गई और चाय बनाकर कमरे में ले आई। जब मैं चाय लेकर अंदर पहुंची तो एक अजीब नजारा देखा। समीरा किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसी मैंने उससे पहले कभी नहीं देखी थी। मैं हैरान रह गई क्योंकि वो घर में तो हमेशा चिड़चिड़ी और गुस्से में रहने वाली औरत थी, लेकिन उस अजनबी के सामने उसका अंदाज बिल्कुल बदल चुका था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये आदमी कौन है और इसके आने से समीरा इतनी खुश क्यों है। कुछ देर बैठने के बाद वो नौजवान वहां से चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी मेरे मन में कई सवाल छोड़ गया। उस आदमी के जाने के बाद मैंने हिम्मत जुटाकर समीरा से पूछा, माँ
ये आदमी कौन था? उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और रूखे अंदाज में बोली, मेरा रिश्तेदार है, लेकिन तुझे उससे क्या मतलब? ज्यादा सवाल मत किया कर, वरना अच्छा नहीं होगा। उसकी आवाज में ऐसी सख्ती थी कि मैं चुप हो गई। लेकिन उस रात मेरी आंखों से नींद गायब थी। बार बार वही सवाल मेरे मन में घूम रहा था कि आखिर वो आदमी कौन था और उसके आने से समीरा इतनी खुश क्यों हो जाती है। कुछ दिन यूं ही गुजर गए और फिर वो आदमी दोबारा आ गया। इस बार भी उसका आना मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती थी। हमेशा की तरह मैंने चाय बनाई और कमरे में लेकर गई। जैसे ही अंदर पहुंची मेरे कदम वहीं रुक गए। समीरा उस आदमी के बिल्कुल पास बैठी थी और वो उसका हाथ पकड़े हुए था। मुझे देखते ही दोनों घबरा गए। उस आदमी ने फौरन उसका हाथ छोड़ दिया और समीरा ने ऐसे खुद को संभालने की कोशिश की जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने भी अनजान बनने का नाटक किया। चाय रखी और बिना कुछ बोले बाहर आ गई। लेकिन उस दिन मेरा दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। जाने क्यों मुझे लग रहा था कि बहुत जल्द कोई बड़ा तूफान आने वाला है। फिर एक रविवार को वही हुआ जिसका डर मेरे मन में बैठ चुका था। मैं घर के काम में लगी हुई थी कि अचानक मुख्य दरवाजा जोर से खुला। मैंने देखा राघव गुस्से से भरे हुए घर में दाखिल हुए। उनका चेहरा इतना लाल था कि साफ समझ आ रहा था कि वो किसी बात पर बेहद नाराज हैं। वो सीधे अंदर कमरे में गए और कुछ ही पल बाद ऊंची आवाज सुनाई देने लगी। दोनों के बीच जोरदार बहस हो रही थी। राघव गुस्से में कह रहे थे, कौन है वो आदमी जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर आता है? और समीरा बार बार यही कह रही थी, कोई नहीं आता। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो अपनी बेटी से पूछ लो। लेकिन राघव ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। शायद वो खुद सच्चाई जानना चाहते थे, और अगर पूछ भी लेते तो मैं क्या जवाब देती। मेरा दिल तो चाहता था कि जो कुछ मैंने देखा है सब अपने पिता को बता दूं, लेकिन अपनी माँ के खिलाफ बोलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। आखिरकार बहस खत्म हुई और जाते जाते राघव सिर्फ इतना कहकर निकल गए, मुझे पड़ोसियों ने बताया है कि मेरी गैर मौजूदगी में कोई आदमी यहाँ आता है। सच क्या है मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगा। उनकी आवाज में ऐसा यकीन था कि मुझे महसूस हो गया अब ये राज ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रहेगा। उस घटना के कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा दिन आया जिसने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैं अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक आंगन से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। घबराकर मेरी आंख खुल गई। मैं दौड़ती हुई बाहर आई तो सामने का मंजर देखकर सन्न रह गई। आंगन में राघव, समीरा और वही अजनबी आदमी खड़े थे। राघव का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो बार बार चिल्लाकर पूछ रहे थे, बताइए आदमी कौन है? मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर पर क्यों आता है? माहौल इतना तनावपूर्ण था कि मेरी सांसें तक रुक गई थी। तभी अचानक समीरा ने ऐसी बात कह दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ मैं इसके साथ जा रही हूँ। अब मैं इस गरीबी और तंग हाली की जिंदगी नहीं जी सकती। मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दे दो। अपनी पत्नी के मुंह से ये शब्द सुनकर राघव जैसे भीतर तक टूट गए। जिस औरत के लिए उन्होंने अपनी माँ की बात तक नहीं मानी थी, वही आज उन्हें छोड़कर किसी दूसरे आदमी के साथ जाने की बात कर रही थी। गुस्से, अपमान और टूटे हुए विश्वास के उस पल में उन्होंने उसी दिन उससे रिश्ता खत्म कर दिया। जब समीरा घर छोड़कर जाने लगी तो मैं भागकर उसके पास पहुंची, उससे लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, माँ हमें छोड़कर मत जाओ, हम लोगों को अकेला मत छोड़ो। लेकिन शायद उस वक्त उसके दिल में हमारे लिए कोई जगह नहीं बची थी। उसने मुझे झटकते हुए कहा, अब इन सबको तुम ही संभालो, मैं जा रही हूँ। और फिर बिना पीछे मुड़े वो उस आदमी के साथ चली गई। उसके जाते ही जैसे हमारे घर की आखिरी दीवार भी ढह गई। वही जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी मैं। उस दिन मैंने अपनी किस्मत पर जितने आंसू बहाए शायद उतने आंसू पहले कभी नहीं बहाए थे। राघव चुपचाप अपने कमरे में चले गए। मेरे छोटे बहन भाई जो दरवाजे पर खड़े ये सब देख रहे थे, डर और सदमे से रोते हुए मेरे पास आ गए। वो दिन हम तीनों भाई बहनों के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। वो जैसी भी थी हमारी माँ थी। उसके जाने से हमारे दिलों में एक ऐसा खालीपन पैदा हो गया था जिसे कोई भर नहीं सकता। उसके बाद राघव पहले से भी ज्यादा देर तक घर से बाहर रहने लगे। शायद उन्हें पत्नी की बेवफाई का दुख था, शायद गुस्सा था, या शायद दोनों में। मैं कभी समझ नहीं पाई, लेकिन एक बात जरूर थी, जब भी वो घर आते और हमें रोता हुआ देखते तो बहुत डांटते। शायद वो नहीं चाहते थे कि हम कमजोर पड़े, लेकिन उनके कठोर शब्दों से मेरे छोटे बहन भाई और भी सहम जाते थे। उन दिनों अगर किसी ने मुझे संभाला तो वो मेरी सबसे करीबी सहेली नैना थी।
वो अक्सर मुझे समझाती, आराध्या, अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो तुम्हारे छोटे भाई बहनों का क्या होगा? अब उन्हें तुम्हारी जरूरत पहले से ज्यादा है। उसकी यही बातें धीरे धीरे मुझे टूटने से बचाने लगी। धीरे धीरे मैंने खुद को संभालना शुरू कर दिया। मुझे एहसास हो गया था कि अगर मैं ही टूट गई तो मेरे छोटे भाई बहनों का क्या होगा। माँ के जाने के बाद अब मैं ही उनके लिए माँ जैसी बन चुकी थी। शुरू शुरू में हम सब बहुत रोते थे, लेकिन वक्त के साथ मेरे भाई बहन भी खामोश रहने लगे। शायद उन्होंने भी मान लिया था कि उनकी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। मैं हर हाल में उन्हें संभालने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरे अपने दिल में जो दर्द था, जो शिकायतें थी और जो खालीपन था, वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। उसे किससे कहती और कैसे बाहर निकालती? ऐसे मुश्किल समय में ईश्वर ने मेरी जिंदगी में नैना को बनाए रखा। वही एक थी जो हर दुख में मेरा सहारा बनती, मेरी बातें सुनती और मुझे हिम्मत देती। अगर वो ना होती तो शायद मैं बहुत पहले टूट चुकी होती। एक दिन राघव ने मुझे अपने पास बैठाकर कहा, बेटी, तुम अकेले घर भी संभालती हो और अपने भाई बहनों का भी ख्याल रखती हो। मैं जानता हूँ कि तुम थक जाती होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए एक दूसरी माँ घर ले आऊं, ताकि तुम लोग अकेले न रहो। उनकी बातें सुनकर मैंने फौरन कहा, बाबा, हम अकेले कहाँ हैं? हम चारों एक दूसरे के साथ हैं। आप हमारी चिंता मत करिए, मैं अपने भाई बहनों को संभालने से नहीं थकती। लेकिन राघव ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, मैं सारा दिन घर से बाहर रहता हूँ, तुम्हारी चिंता हर समय मुझे खाए जाती है। तुम लड़कियां बड़ी हो रही हो, आगे तुम्हारी जिंदगी के भी कई मसले हैं जिन्हें मुझे सुलझाना है। मैं चाहता हूं कि घर में कोई बड़ा भी हो जो तुम्हारा सहारा बन सके। मैं उनकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाई। अगले ही दिन वो एक औरत को अपने साथ घर ले आई और तब हमें पता चला कि उन्होंने 1 महीने पहले ही उससे शादी कर ली थी। उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वो दिखने में बिल्कुल साधारण थी। मेरे मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि आखिर राघव ने उसमें ऐसा क्या देखा कि उसे अपनी पत्नी बना लिया। जब मेरे छोटे भाई बहन स्कूल से लौटे और उन्होंने उस औरत को देखा तो वे भी सहम गए। लेकिन असली हैरानी हमें बाद में हुई, जब उसका स्वभाव हमारे सामने आने लगा। वो हमारी सौतेली माँ थी और धीरे धीरे हमें समझ आने लगी कि वो हमारे लिए किसी माँ जैसी नहीं, बल्कि एक नई मुसीबत बनकर इस घर में आई है। वो हर छोटी बड़ी बात हमें ताने देती, डांटती और हमारे साथ सख्ती से पेश आती। उसके व्यवहार में अपनापन नहीं बल्कि कटुता और बेरुखी थी। ऐसा लगता था जैसे उसे हमसे नहीं, सिर्फ अपने अधिकारों और अपने बच्चों की परवाह हो। हमारे लिए उसके दिल में शायद कभी कोई जगह ही नहीं थी। हमारी सौतेली माँ अक्सर हमें हमारी सगी माँ के घर छोड़कर चले जाने के ताने दिया करती थी। छोटी छोटी बातों पर वो हमें एहसास दिलाती कि हम उसके अपने बच्चे नहीं हैं। राघव ने हमसे कहा था, अब इन्हें माँ कहा करो। हमारा दिल तो बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन उनकी बात मानने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते मैं 20 साल की हो गई। इस दौरान हमारे 2 सौतेले बहन भाई भी पैदा हो गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उस औरत के दिल में हमारे लिए सख्ती और बढ़ती चली गई। वो हर वक्त हमारे ऊपर होने वाले खर्चों का रोना रोती रहती। क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी, इसलिए सबसे ज्यादा बातें भी मुझे ही सुननी पड़ती थी। अपने बच्चों को वो जी भरकर खिलाती पिलाती, लेकिन कई बार हम भाई बहन आधे पेट या भूखे ही रह जाते। एक दिन मैं आंगन धो रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। मैं पास ही थी, इसलिए जाकर दरवाजा खोला। सामने एक खूबसूरत और स्मार्ट सा नौजवान खड़ा था। मैंने उसे देखा और बिना कुछ बोले अंदर आ गई। उसने मेरी सौतेली माँ का नाम लेकर कहा कि उसे अपनी मौसी से मिलना है। तब मुझे समझ आया कि वो उनका भांजा होगा। मैंने जाकर खबर दी तो वो उसे बड़े प्यार से अंदर ले आई। उसका नाम विक्रम था। वो कुछ देर अपनी मौसी के साथ बैठा रहा और फिर चला गया। लेकिन न जाने क्यों उसे देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। शायद इसलिए कि उसकी मौजूदगी ने मुझे उस अजनबी आदमी की याद दिला दी थी। उसके साथ मेरी सगी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। कुछ दिनों बाद वो फिर आया। इस बार जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसके देखने का अंदाज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि मैं घबराकर तुरंत अपने कमरे में चली गई। इसके बाद उसका आना जाना बढ़ने लगा। लगभग हर 15 दिन में वो घर आने लगा। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उसके आने के बाद मेरी सौतेली माँ का व्यवहार अचानक मेरे प्रति बदलने लगा। जो औरत हर समय मुझे ताने देती थी, वही अब मेरे साथ नरमी से पेश आने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये बदलाव क्यों आया है। मुझे क्या मालूम था कि ये कोई ममता नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल थी।
जिस औरत को किस्मत ने मेरी माँ बनाकर इस घर में भेजा था, वही धीरे धीरे मेरी जिंदगी को बर्बादी की तरफ धकेलने की तैयारी कर रही थी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में वही मेरे लिए सबसे बड़ा धोखा साबित होने वाला है। एक दिन विक्रम हमेशा की तरह घर आया हुआ था। तभी मेरी सौतेली माँ ने मुझसे कहा, आराध्या, तुम विक्रम के साथ जाकर घर का राशन ले आओ। घर में खाने पीने का सामान बिल्कुल खत्म हो गया है। इसके पिता की राशन की दुकान है, हमें उधार पर सामान मिल जाएगा। जब तुम्हारे बाबा की तनख्वाह आएगी तब पैसे चुका देंगे। उनकी बात सुनकर मैंने तुरंत कहा, नहीं माँ, मेरे जाने से बाबा नाराज होंगे, आप ही चली जाएं। लेकिन वो बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तभी तो तुमसे कह रही हूँ। और रही तुम्हारे बाबा की बात, तो मैं उन्हें समझा दूंगी। उनकी बातों में आकर मैं तैयार हो गई और विक्रम के साथ चली गई। उसके पास गाड़ी थी। शुरू में मुझे लगा कि हम बाजार की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद रास्ता बिल्कुल अनजान लगने लगा। मैंने घबराकर पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? बाजार तो इस तरफ नहीं है। विक्रम ने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, मैं तुम्हें हमारे गोदाम ले जा रहा हूँ, राशन वहीं रखा होता है। उसकी बात सुनकर मैं चुप तो हो गई, लेकिन मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। थोड़ी दूर जाकर उसने गाड़ी एक मकान के सामने रोकी। तभी वहां से दो आदमी निकले और आकर गाड़ी में बैठ गए। उन्हें देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने घबराकर पूछा, ये लोग कौन है? इन्हें साथ क्यों बैठा लिया? विक्रम ने सहज बनने की कोशिश करते हुए कहा, घबराओ मत, ये हमारे गोदाम में काम करते हैं, इन्हें भी उधर ही जाना है। लेकिन अब मेरा डर बढ़ चुका था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। चलते हुए वाहन से उतरना मेरे बस की बात नहीं थी और आसपास कोई ऐसा भी नहीं था जिससे मदद मांग सकूं। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी दुनिया ही बदल दी। उन दोनों आदमियों में से एक ने मेरे मुंह पर कोई रुमाल रख दिया। उसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं एक अनजान सजे संवरे घर में थी। वहां दो जवान लड़कियां और एक अधेड़ उम्र की औरत मौजूद थी, लेकिन कोई मर्द दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने घबराकर चारों तरफ नजर दौड़ाई। सबसे पहले मेरी आंखें विक्रम को तलाश रही थी, लेकिन उसका कहीं कोई निशान नहीं था। तभी मेरे दिल में एक ऐसा डर पैदा हुआ जैसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मुझे लगने लगा था कि मैं किसी बहुत बड़े जाल में फंस चुकी हूँ। वहां मौजूद औरत ने मुझे दिलासा देना शुरू कर दी। वो बड़े प्यार से बात करती, मेरे सिर पर हाथ फेरती और बार बार कहती कि घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा दिल किसी अनजाने डर से कांप रहा था। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, मगर विक्रम वापस नहीं आया। मैं उसकी राह देखती रही। फिर एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उन दिनों में रोते रोते थक गई थी। आखिरकार मुझे उस भयानक सच्चाई का पता चल गया जिसने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। मुझे समझ आ गया कि मेरी सौतेली माँ ने विक्रम के जरिए मुझे बेच दिया था और मैं ऐसी जगह पहुंचा दी गई थी जहां पहुंचने की कल्पना भी कोई सम्मानित लड़की कभी नहीं करना चाहेगी। उस दिन मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा लगता था जैसे मेरे भीतर की हर उम्मीद, हर सपना और हर भरोसा टूटकर बिखर गया हो। मैंने मदद की उम्मीद में बहुत दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने मेरी पुकार नहीं सुनी। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, और धीरे धीरे मेरी सारी उम्मीदें दम तोड़ती चली गई। आज उस घटना को कई साल गुजर चुके हैं। मैं जवानी की दहलीज पार कर चुकी हूँ, लेकिन अब भी नहीं जानती कि मेरे बाबा, मेरी बहनें और मेरा भाई किस हाल में होंगे। क्या उन्होंने मुझे तलाश किया होगा? क्या वे आज भी मुझे याद करते होंगे? इन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उस दिन मेरी जिंदगी मुझसे छीन गई थी। जिस दिन मेरे सम्मान और मेरे सपनों को कुचल दिया गया, उसी दिन मेरे दिल में अपनी सगी माँ के लिए भी गहरा दर्द और शिकायत पैदा हो गई। लोग कहते हैं कि माँ बाप बच्चों के लिए घनी छांव होते हैं, लेकिन मेरी किस्मत में वो छांव कभी नसीब नहीं हुई। एक माँ अपनी खुशियों के पीछे हमें छोड़कर चली गई और दूसरी जो माँ कहलाती थी, उसने मुझे ऐसी अंधेरी राह पर धकेल दिया जहां से लौटना संभव नहीं था। आज जब मैं पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखती हूँ तो बस यही दुआ करती हूँ कि कोई भी बच्ची ऐसी मजबूरियों, ऐसे धोखों और ऐसे दर्द का सामना ना करे। गरीबी, कठिनाइयां और बुरे दिन मेहनत से बदले जा सकते हैं, लेकिन किसी इंसान का टूटा हुआ विश्वास और उसकी बर्बाद हुई जिंदगी आसानी से वापस नहीं आती। यही मेरी कहानी है, एक ऐसी कहानी
जिसमें सबसे ज्यादा दर्द उन लोगों ने दिया जिनसे मुझे सबसे ज्यादा प्यार और सहारा मिलने की उम्मीद थी।